कि आज खुश तो बहुत होंगे आप। तो मैं सुबह-सुबह ही मंदिर जाके बैठ गया था। नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आपका एक बार फिर स्वागत कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। न्यूज़ 6 नेटवर्क का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम अपनी नव पीढ़ी को, नई जनरेशन को क्या पॉजिटिव दे सकते हैं, क्या सकारात्मक दे सकते हैं और आप तो सबको पता है इस समय वायरल हैं चीजें। यूपीएससी का रिजल्ट अभी-अभी घोषित हुआ है 1-2 दिन पहले और कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे व्यक्तित्व, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो इस रिजल्ट को लीड करती नजर आ रही हैं। एक ऐसी ही पर्सनैलिटी हमारे सामने, हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। शिवांश राठी जी हमारे साथ हैं। ऑल इंडिया रैंक 63 हमारे साथ हैं। आइए उनका स्वागत करें। सर बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर मैं पहला सवाल कर सकता हूं आपसे, वो फिल्मी भाषा होती है, हम तो बॉलीवुड के बहुत करीब हैं, कि आज खुश तो बहुत होंगे आप। जी ज़रूर, सिर्फ़ मैं ही नहीं जी, मेरा पूरा परिवार भी आज बड़ा खुश है। जी। अच्छा, थोड़ा मुझे बताइए कि जब रिजल्ट आया, वो हाँ पल जी। अगर आप शब्दों में समेट पाएँ। जी, जी। सर मुझे अंदाज़ा था कि आज रिज़ल्ट आना है, तो मैं सुबह-सुबह ही मंदिर जाके बैठ गया था। तो सीपी में दिल्ली में सीपी में एक बड़ा सुंदर शिव मंदिर है। तो मैं सुबह से मंदिर में बैठ के ही रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहा था और जैसे ही रिज़ल्ट आया, वो पीडीएफ मेरे सामने खुली तो पहले मैंने भगवान शिव शंकर के चरणों में अपना सिर रखा और तब पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च किया। तो मेरा एक मित्र भी मेरे साथ वहाँ पे मौजूद था, तो उसको मैंने सर्च करके बोला कि भाई आईएएस बन गया मैं। तो तब उस समय जो खुशी हुई उसका तो सर मैं कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर मैंने घर पे फ़ोन करके बताया और अपने माता-पिता को बताया, अपनी बहन को बताया, फिर तो खबर फैल ही गई सर। अच्छा हुआ और भगवान शंकर के आप शरण में थे तो सफलता तो निश्चित ही थी। अच्छा, क्या आपको विश्वास था कि इतनी बेहतर रैंक आने वाली है और आप जो है इतना अच्छा करने वाले हैं, या ये था कि करूँगा तो मैं अच्छा, अब कहाँ अटक जाए ये कहना मुश्किल है? सर ये एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि इसमें विश्वास के साथ कभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कहाँ रैंक आएगी। लेकिन हाँ जी सर, इतना ज़रूर है कि मैंने अपना 100% एफ़र्ट दिया था, तो मुझे उम्मीद थी कि कुछ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है। जब जी। आपने परिवार को बताया, उनका रिएक्शन, माता का रिएक्शन, पिता का रिएक्शन, बहन का रिएक्शन? जी, सबसे पहले तो मेरी अपनी छोटी बहन से ही बात हुई थी। तो वो बस वो चिल्ला के बोल रही थी कि भाई तू आईएएस बन गया। तो और कोई शब्द उसको भी नहीं सूझ रहे थे। उसके बाद फिर उसने मेरे पिताजी से मेरी बात कराई। तो वो बस वो काफ़ी खुश थे। पापा तो बस हँसे ही जा रहे थे। तो फिर मेरी मदर शी इज़ अ प्रोफ़ेसर, तो मदर कॉलेज में थी, तो मैंने उनको कॉलेज में ही फ़ोन करके बताया कि मम्मी ऐसे-ऐसे हो गया। तो मम्मी तो रो पड़ी थी, तो उस समय मेरी भी आँखें जो हैं थोड़ी नम हो गई थी। तो ऐसा कुछ हुआ कि बड़ी खुशी आई है तो अब ढोल नगाड़ों से उसे सेलिब्रेट किया जाए, आप नाच रहे हैं, परिवार नाच रहा है, दोस्त नाच रहे हैं, या फिर बहुत सीमित होकर आपने स्वीकार किया कि भाई मेहनत बहुत की है और अब शांत स्वभाव से, एक आईएएस का स्वभाव भी ऐसे ही होता है, चीजों को जल्दी अंदर ग्रैब कर लेते हैं, तो जी। आपका टेक? सर मैं तो उस समय दिल्ली था जहाँ पे मेरी अभी करंट पोस्टिंग है। तो मैं तो सीधा वहाँ से अपने ऑफ़िस गया, तो वहाँ पे मैंने ऑफ़िस में अपने सीनियर्स को मिठाई खिलाई। उसके बाद फिर मैं घर के लिए निकल लिया था, तो घर पे आके सबसे शांति से मिला। लेकिन उसके बाद जो आस-पास के जो हमारे पड़ोसी हैं और जो जो भी हमारे शहर में मित्र हैं और आदरणीय जितने भी सज्जन हैं, वो सब ढोल नगाड़े लेके आ गए थे सर। तो उस समय काफ़ी एक खुशनुमा माहौल बन गया था और सभी ने बहुत-बहुत मतलब बयान नहीं कर सकता सर कितने प्रेम से और कितने स्नेह से उस समय सम्मानित किया मुझे। जी सर। सही बात है। अब मैं इस यात्रा पर आता हूँ। सर, ये आपकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है यूपीएससी वाली? जी, सर 2009 की बात है जब मेरे मामा जी श्री वरिंदर कुमार शर्मा वो पंजाब कैडर के आईएएस बने थे और उस समय सर उनकी ऑल इंडिया रैंक 4 आई थी।
तो उस समय जब मुझे आईएएस क्या होता है ये मतलब भी नहीं पता था, तभी से मैंने रट लगा ली थी कि मैं भी एक दिन आईएएस बनूंगा। कितने साल के थे उस समय आप? उस समय सर 8-9 वर्ष के आसपास की मेरी आयु थी। अरे जी जी जी, पूरा कीजिए। तो उसके साथ साथ जैसे समय बढ़ता गया तो मेरे माता पिताजी ने भी मुझे प्रेरित किया, और फाइनली सर जब मैं अपने कॉलेज में था तो 2020 की बात है, 7 मई 2020, लॉकडाउन की वजह से मैं घर पे आया हुआ था। तो उस समय मैंने सोचा कि अब समय आ गया है जब यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो तब से मैंने यूपीएससी की तैयारी जो है अपनी शुरू की थी सर। ये कौन सा अटेम्प्ट आपका था? सर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया था। उसके बाद जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था उसमें मुझे दानिक सर्विस मिली, जिसके तहत मैं अभी दिल्ली में एसडीएम का पद मुझे मिला हुआ है। और फाइनली अब मेरे तीसरे अटेम्प्ट में जो है ऑल इंडिया रैंक 63 जो है मुझे मिल गई है सर। तो दर्शकों के लिए भी ये अच्छा है सुनने के लिए कि हम एसडीएम सर से बात कर रहे हैं और आने वाले समय में वो उससे ज्यादा बड़े स्तर पर सिविल सर्विसेज का नेतृत्व करते हमें नजर आएंगे। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ। प्रीलिम्स की जो विफलता है वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक सरदर्द बनी हुई है। यहाँ जी तक सुनने में आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि प्रीलिम्स अगर निकल गया तो मेंस में उतने रास्ते मुश्किल नहीं है, जो भी हर्डल है बड़ा वो प्रीलिम्स है। आपके लिए जी कहां परेशानी थी और फिर कैसे आपने उसे दूर किया? सर इस बात में सच्चाई है कि प्रीलिम्स आजकल काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और अनप्रेडिक्टेबल स्टेज इस एग्ज़ाम की बन चुका है। और आए साल हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंज किया जाता है। जैसे इस साल भी ऑप्शंस में यदि हम देखते तो काफ़ी ज़्यादा चेंज था। तो मुझे लगता है सर इसको टैकल करने का जो एकमात्र वे है, जो मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाया और उसके बाद जो मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट्स में किया, कि सिर्फ मॉक टेस्ट पे ध्यान ना देते हुए मुझे फील होता है कि अगर हम यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाएं, पिछले 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष के पेपर्स उठाएं और उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सॉल्व करें, तो मुझे फील होता है कि उससे एक हमारा माइंडसेट ओपन हो जाता है यूपीएससी के क्वेश्चंस को डील करने का। तो फाइनली मुझे लगता है कि उसी ने मेरी हेल्प की इसको 2 बार आगे चल के क्लियर करने में। ये बहुत बहुत सही है। हम जिस माहौल में तैयार होना चाह रहे हैं, जिस माहौल में जाना चाह रहे हैं, उसी के आसपास अगर तैयारी होती रहे तो शायद बेहतर है। प्रीलिम्स के बाद या यूं कहें कि प्रीलिम्स में ही एक सीसेट वाली जो समस्या है, वो कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जिनका बैकग्राउंड साइंस का रहा, मैथ्स का रहा, जो इंजीनियरिंग लाइन से आ रहे हैं, उनके लिए नहीं है। आपके लिए सीसेट कितनी बड़ी समस्या था और कैसे आपने उसे टैकल किया? सर मेरा 11th-12th तक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड था और सीबीएसई में सर मैंने 12th में जो है मैथ में टॉप भी किया था। 100 मार्क्स थे सर मेरे। और उसके ऊपर सर मेरी जो मदर है, शी इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, तो तो 100 उनका में भी से सपोर्ट 100 ही आ सकते हैं। 100 में से 102, 101 आने की भी संभावना थी। था। अरे नहीं नहीं सर, 100 में से तो 100 ही आ सकते हैं। जी सर। जी जी, पूरा तो कीजिए। सर जी मेरी मदर जो है वो भी मैथ की प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने भी कॉन्स्टेंटली मेरी हेल्प की इसकी प्रैक्टिस में। तो पर्सनली मेरे लिए सीसैट एक बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि मैथ वाला पोर्शन जो है वो मेरी पुरानी प्रैक्टिस और मेरी मदर की गाइडेंस से मैंने टैकल किया। और उसके सिवाय जो इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन का है, उसमें मेरे इंग्लिश लिटरेचर का जो मेरा कॉलेज का बैकग्राउंड था उसने हेल्प की। बट सर आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों के लिए सीसैट एक परेशानी है, तो आई वुड सजेस्ट कि इसका तो प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन। सही बात है। वैसे आपने कुछ तो हिंट दे ही दिया है हमें। थोड़ा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए, इससे पहले कि हम मेंस की तरफ चलें। जी सर। सर मैंने अपनी स्कूलिंग जो है 12th क्लास तक वो बहादुरगढ़ में सेंट थॉमस स्कूल से की है। मैंने अपनी 11th-12th नॉन मेडिकल स्ट्रीम से की, जिसमें 97% मेरे मार्क्स थे और मैंने अपने स्कूल को भी टॉप किया और साथ ही साथ फिजिक्स और मैथ में मैंने अपने सीबीएसई बोर्ड को भी टॉप किया था। उसके बाद सर
मेरा डीयू के हंसराज कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स कोर्स में एडमिशन हो गया था, जिसमें अगेन सर मैंने 6 सेमेस्टर में कॉलेज में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और उसके बाद सर मैं यूपीएससी की जर्नी में आ गया था, तो उसके बाद की कहानी तो सर आप जानते ही हैं। सही बात है। और अगर मैं अब मेंस की तरफ को मुड़ पाऊं तो जी मेंस में एक तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत पढ़ा हो सकता है, आपको बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान को आप शब्दों में कैसे उतारते हैं, अपनी लेखनी में कैसे उतारते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी रणनीति में जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो वहां बहुत समस्या महसूस करते हैं। जी। सर मैंने जो अपना पिछला अटेम्प्ट था जिसमें मुझे दानिक सर्विस मिली, उसमें मैंने ये गलती की थी कि प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था और सिर्फ बुक्स की रिवीजन रिवीजन पे ही फोकस किया। तो उसका खामियाजा मुझे मेंस में भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार सर मैंने अपनी ये गलती सुधारने का भरसक प्रयास किया। मतलब एक ढेर इकट्ठा हो गया था जो टेस्ट मैंने लिखे थे उनका घर पे। तो मैंने कोशिश किया कि मैं जगह-जगह से अच्छे मॉक टेस्ट जो हैं मेंस के लिए वो जुटा पाऊँ, और फिर उनको मैंने सॉल्व किया, इवैल्यूएट कराया। इनफैक्ट जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के पास भी मैं गया अपने टेस्ट को इवैल्यूएट कराने के लिए। तो उससे मुझे लगता है जो डिफरेंस है वो आ गया था सर। अच्छा, मेंस से हम इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। होता यही है कि हमने 2 स्टेज पार कर लिए हैं, अब तो लास्ट ही तो है। और आजकल तो जो हमारी देख कर भी लग रहा है आपकी पर्सनैलिटी जो है वो वैसे भी बहुत बेहतर है और उस कार्य के लिए श्रेष्ठ है, मुझे लगता है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे और पिछली बार आप उसे फेस कर चुके थे, तो कितना अंतर होता है पहली बार जब आप गए और जब दूसरी बार गए? कितना अंतर आ जाता है एक समस्या को फेस करने में? आई शुड नॉट से कि वो समस्या है, लेकिन चैलेंज है। पहले तो सर धन्यवाद, आप कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर देते हैं मेरी। उसके बाद सर चैलेंज की बात करें तो सर फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स एक फ़ियर था कि क्या नया होगा, क्या किस तरह से प्रोसेस होती है। लेकिन जब मैं दूसरी बार इंटरव्यू फेस करने गया तो मुझे कुछ अंदाज़ा था कि प्रोसेस किस तरीके से होती है, किस तरीके से हमें अंदर जाके बैठना होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या माहौल होता है। तो ये कुछ फ़र्क रहा, लेकिन सर जैसे इंटरव्यू के लिए काफ़ी सारे कोचिंग्स में मैं पहले ही मॉक इंटरव्यूज़ दे चुका था, जिसके वीडियोज़ अभी भी यूट्यूब पे आसानी से मिल जाते हैं। तो उससे थोड़ी-सी मेरी मदद हुई उस माहौल के लिए अकस्टम्ड होने के लिए। तो बाकी सर हर बार जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँगे, तो नहीं कहा जा सकता कि दूसरी बार एंग्ज़ायटी कम होगी। हर बार एंग्ज़ायटी ज़्यादा ही होती है वहाँ पे जाके, और हर बार कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है। मैं लास्ट सवाल करूंगा, फिर हम रैपिड फायर खेलने वाले हैं। तो ज़रूर। मुझे ये बताइए कि जब आप इंटरव्यू के लिए गए तो क्या मतलब कौन सी वो बात थी जो लगा कि यस यही तो सवाल था, मैं इसी के लिए तैयार होके आया था और वही मुझसे पूछ लिया गया? या फिर कोई ऐसा सवाल आपको याद आ रहा हो जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं, विचारा ही नहीं, उस चीज को तो आपने कभी देखा ही नहीं या उसके बारे में कभी जानकारी जुटाई नहीं और वो सवाल आपसे पूछ लिया गया हो? जी सर। सर मेरा इंग्लिश ऑनर्स का बैकग्राउंड है कॉलेज में, तो मुझसे सर ने पूछा था कि मैकबेथ के ओपनिंग सीन की क्या रिलेवेंस है। तो बहुत समय पहले कॉलेज में कभी मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर का प्ले वो पढ़ा था और उसको स्क्रीन पे देखा था। तो बाय चांस मुझे वो ओपनिंग सीन याद रह गया, और उसका आंसर मैंने काफ़ी डिटेल्ड जो है सर को दिया। तो मुझे लगा कि सर उससे खुश थे। बाकी डेफ़िनेटली सर कुछ बाउंसर क्वेश्चन्स भी आए थे, जैसे कि सर ने मुझसे कुछ बुक्स के और ऑथर्स के नाम पूछे थे, जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना हुआ था। तो ऐसे प्रश्न थे। इसके सिवाय सर पिछले वर्ष भी मेरा इंटरव्यू में मेरी एक हॉबी है संस्कृत स्तोत्रास और श्लोकास इनका पाठ करना। तो मैडम ने मेरे को बोला था कि एक स्तोत्र सुनाइए, तो मैंने वहाँ कालिकाष्टकम का उच्चारण किया था, तो वो भी मुझे लगता है कि एक काफ़ी अच्छा फैक्टर था मेरे इंटरव्यू में। मुझे समय की मर्यादा पता है, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट में जो एस्पिरेंट्स आपको सुन रहे हैं उन्हें आप कोई 1 2 3 सूत्र देना चाहें कि भाई ये फॉर्मूला है यूपीएससी का, देखिए मेरा तो ये है, आप अगर प्रयोग करना चाहें। सर मुझे लगभग लगभग 4 वर्ष हो जाएंगे अभी इसकी तैयारी स्टार्ट किए हुए।
और जो एक बात मुझे समझ आई है इन 4 वर्षों में वो ये है कि एकमात्र जो चीज़ है जिससे हम यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं वो है डिसिप्लिन। तो यदि हम डिसिप्लिन्ड होके जो हम टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो करें, रोज कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करें, अपनी बुक लिस्ट को फॉलो करें, तो मुझे लगता है सर ये एग्जाम बहुत ज्यादा कठिन नहीं रह जाता है। लेकिन जहाँ पे भी डिसिप्लिन की हार होती है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और डिप्रेशन वो जीत जाता है। तो आई वुड से कि बी डिसिप्लिन्ड, बी फोकस्ड, एंड दैट इज द मूल मंत्रा अकॉर्डिंग टू मी।